Namaste and welcome to Infinity IES. This series is about previous year question asked in UPSC examination and I will be discussing history section from that particular PYQ series. So this is history section, modern Indian history. Let's start with the 2013. 2013 से start करेंगे. One by one we will discuss these questions. So first of all, the people of India agitated against the arrival of Simon Commission because two words of important, साइमन कमीशन, एजिटेशन एंड क्यों एजिटेट किया गया था ये उन्होंने पूछा है. फर्स्ट ऑप्शन, इंडियंस नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919. साइमन कमीशन इंडिया में आने का पर्पज ये था कि इंडिया में और भी फ्यूचर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए, जो प्रीवियस रिफॉर्म्स दिए गए, दैट इज एक्ट ऑफ 1919, ये पहले हमारे रिफॉर्म दिए गए थे, तो हाउ दे आर वर्किंग, इसमें और क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, इसके लिए साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा गया था क्या. तो इनका मानना ऐसा है, पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि इंडियन नेवर वांटेड टू रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919. तो ऐसा तो नहीं था, हम लोग एक्चुअली चाहते थे कि इसके रिव्यू आप लोग जरूर देखें और ये कैसा वर्क कर रहा है वो भी आप लोग देख लें. तो पहला ऑप्शन नहीं रहेगा. साइमन कमीशन रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस, इसलिए एजुटेशन किया था क्या? नो, इसलिए नहीं किया था. देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, तो देयर वाज नो इंडियन मेंबर, ये ट्रू ऑप्शन है. साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इंडियन लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे. वेरी फेमस स्लोगन लाइक साइमन गो बैक, ये इस समय का एक बहुत बड़ा हमारा नारा बन गया था. एंड वी वेर अपोजिंग दिस साइमन कमीशन. तो ये इसका ट्रू यहाँ पे स्टेटमेंट है, ट्रू आंसर है कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन. लेट्स गो एट दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन द रिस्पॉन्स टू, ये किसके रिस्पॉन्स में लॉन्च की गई थी ये पूछा है. फर्स्ट ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान, सेकंड ऑप्शन क्रिप्स प्रपोजल, थर्ड ऑप्शन साइमन कमीशन रिपोर्ट, देन फोर्थ ऑप्शन वेवेल प्लान. दिस क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में लॉन्च की गई थी और वो लॉन्च की गई थी क्रिप्स प्रपोजल के खिलाफ. तो ये जो क्रिप्स प्रपोजल है ये हमारे लीडर्स के सामने रखे गए. तो क्रिप्स साहब जो आए थे यहाँ पे, तो क्रिप्स साहब का ऐसा मानना था कि आफ्टर वॉर हम लोग आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, बट आफ्टर वॉर ओनली, नॉट ड्यूरिंग वॉर और बिफोर वॉर, ऐसा नहीं होगा. हम लोग आपको आफ्टर वॉर ये प्रपोजल देने वाले, लाइक ये रिफॉर्म प्रोवाइड करने वाले हैं जिनको ये लोगों ने बोला था डोमिनेंट स्टेटस. तो गांधी जी के पास जब ये बात पहुंची, गांधी जी ने बोला कि दिस इज लाइक पोस्ट डेटेड चेक बिकॉज वी वर डिमांडिंग पूर्ण स्वराज फ्रॉम 1929 एंड यू आर ऑफरिंग अस दिस डोमिनेंट स्टेटस, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे. एंड गांधी जी लॉन्च दिस क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942. तो ऑप्शन इज सेकंड, क्रिप्स प्रपोजल. किसके खिलाफ लॉन्च की गई थी? क्रिप्स प्रपोजल. देन थर्ड क्वेश्चन, द डिमांड फॉर तेभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल was for, question is, the demand for Tevaga peasant movement in Bengal was for the reduction of the share of the landlords from 1/2 of the crop to 1/3. Tevaga 1/3. तो only first option is the correct option, यही इसका आंसर है. Okay, let's go at Annie Besant. The question is about personality oriented. Annie Besant was, very simple question, responsible for the starting of home rule movement. She was responsible for the starting of home rule movement. First statement. Then there is second statement, the founder of Theosophical Society. Then third statement, once the president of Indian National Congress. ये तीन स्टेटमेंट आप लोगों को दिए गए हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टिंग ऑफ होम रूल मूवमेंट, दैट इज ट्रू, उन्होंने उसको इनिशिएट किया था. बाद में तिलक साहब एज वेल एज एनी बेसेंट ये होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करती है. Second option, the founder of the Theosophical Society. This is not correct option because the founder was Olcott and Madam Blavatsky. तो Olcott है और Blavatsky है. They were like founder of this Theosophical Society formed in New York. Okay, so she was not founder. So this second option is wrong. Then third option, was the president of Indian National Congress. This is true. 1917 session. तो she was the first woman to preside over Indian National Congress. तो अगर ये बात बराबर है तो फर्स्ट एंड थर्ड is the correct option. Then answer must be 1 and 3.
Okay, let's go ahead. The Ilbert Bill controversy was related to the, then there are different statements. First one, imposition restriction, the imposition of restriction the Indians of certain to carry arms by Indian. तो इंडियन लोगों को आर्म कैरी करने से रिस्ट्रिक्शन लगाना, इसके लिए इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जानी जाती है क्या? सेकंड ऑप्शन, imposition of restriction on newspaper and magazine published in Indian languages. No. Removal of disqualification imposed on the Indian magistrate with regard to the trial of the European. This option is correct. This Ilbert Bill controversy is about this only. ब्रिटिशों ने क्या किया था, स्पेशली लॉर्ड रिपन ने मल्टीपल रिफॉर्म लेके आए और लॉर्ड रिपन ने एक इल्बर्ट बिल लेके आया था जिसके अंडर ही अलाउड इंडियन मैजिस्ट्रेट टू लाइक गिव जस्टिस और ट्राई टू द यूरोपियन आल्सो, दैट इज व्हाइट पीपल आल्सो. अब ये बहुत बड़ा एक वहां पे किस्सा हो गया, बहुत बड़ा, उसके ऊपर से कंट्रोवर्सी इमर्ज हो गई और जो यूरोपियन पीपल है दे स्टार्टेड लाइक प्रोटेस्टिंग कि नो इंडियंस आर नॉट दैट क्वालिफाइड कि वो हमको भी ट्राई कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर भी जस्टिस कर सकते हैं. तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था. अल्टीमेटली इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जो इल्बर्ट बिल है, इल्बर्ट बिल को बाद में रिपील भी किया जाता है. तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. देन गो अहेड. Which of the following characteristics, which of the following characterizes the people of Indus Valley civilization? Now we are in the section of ancient India. Okay, from 2030 ancient India. The first question, which of the following characterizes the people of Indus civilization? तो वहां के क्या क्या characteristics थे वो आपको पूछा है. First one, they possesses the great places and temple. तो as of now no example of temple has been found. No example of temples. तो टेम्पल नहीं है. You can easily eliminate this option. If option 1 could be eliminated, then this option has gone. अब ये option तो यहाँ पे नहीं आएगा. Then second one, they worship both male and female deities. Both male and female deities. They employed horse-drawn chariots in warfare. अब चैरियट के बारे में अगर आपको पता नहीं रहा, एक्चुअली चैरियट इनके पास नहीं थे, बट यू माइट बी अवेयर दैट वारफेयर और वार वेपन्स, इसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी. तो अगर ये भी रॉन्ग है, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, देन ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज. तो करेक्ट आंसर मस्ट बी सेकंड, टू ओनली. दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज. गो अहेड. The Chinese traveler Yuanzhang, that is Huansang. Yuanzhang यहाँ पे स्पेलिंग आपको देखने मिलना होगा. तो ये जो हमारे हुआनसांग साहब है, उनके लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चन है. Who visited India, recorded the general condition and culture of India at that time. In this context, which of the following statement is are correct? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? युआनचांग के बारे में क्वेश्चन है. This person, he had visited India during the reign of Harshavardhan. This Huangsang या तो युंगचांग, he was student of नालंदा यूनिवर्सिटी. तो जब ये नालंदा में रह रहे, वहां पे इन्होंने अपना मेमोर लिख के रखे हैं, कुछ बुक लिख के रखे हैं जिसमें इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. तो इनकी बुक का नाम है सु यू की. इन दिस सुयुकी he defined and described India कि what exactly is India. Let's go one by one. The roads and river route were completely immune from robbery. Is it really possible? Even modern day, अगर आप लोग मॉडर्न डे भी जानते हो, तो अगर आप मेट्रोपोलियन सिटीज में रहते हो, फॉर एग्जांपल लेट से दिल्ली है, या तो पुणे है, या तो मुंबई है, हैदराबाद है, इंदौर है, आप कहीं भी रहते हो, अगर आप आउटस्कर्ट में घूमने रात के समय चले जाओ तो पता नहीं आपके साथ क्या क्या हो जाएगा. तो ये तो एंशिएंट पीरियड की बात हो रही है. तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगर है, दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि द रोड्स एंड रिवर रूट वेर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, तो ये कभी हो नहीं सकता. ये ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाएगा. एज रिगार्ड ऑफ पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस, ऑर्डियल बाय फायर, वाटर, पॉइजन वेयर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ अ पर्सन. दिस इज ट्रू. ऑर्डियल बाय फायर, अग्नि परीक्षा, फिर वाटर, पॉइजन, इससे कहीं ना कहीं डिटरमाइन किया जाता था. तो दिस इज ट्रू. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरियर एंड बैरियर स्टेशन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. अब ये तो देना ही पड़ता है, ये आप लॉजिक भी लगा सकते हो. तो पहला रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड बराबर है, तो ऑप्शन मस्ट बी सेकंड, 2 and 3 ओनली. लेट्स गो अहेड. दिस कल्चर इज नाउ अबाउट कल्चर. ओके,
So we are now in this culture section, and in 2013 they had asked multiple questions from culture section. So let's see first example, first question. In the context of cultural history of India, a pose in a dance and dramatics called Tribhanga has been favorite of Indian artists from the ancient time till today. Which of the following statement best describes this pose? तो त्रिभंग मुद्रा, दे आर आस्किंग अबाउट त्रिभंग मुद्रा कि त्रिभंग मुद्रा मतलब क्या है. फर्स्ट ऑप्शन, वन लेग इज बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक. तो वन लेग इज बेंट, इस तरह का मुद्रा होता है. इस तरह में हमारे जो डांसर है वो डांस के बिगिनिंग में वहां पे खड़े होते हैं. इंडियन डांस फॉर्म में त्रिभंग मुद्रा बहुत ज्यादा पॉपुलर है. तो इस तरह से आपको खड़े देखने मिल जाएंगे. इवन जो डांसिंग गर्ल मिली है हड़प्पा से, एक्सट्रीमली सॉरी, मोहेंजोदड़ो से, इनका स्कल्पचर अगर आप देखोगे तो शी इज स्टैंडिंग लाइक दिस ओनली इन त्रिभंग मुद्रा. तो ये बड़ा एक पुराना पोज है कहीं ना कहीं और इंडियन डांसर का फेमस है, फेवरेट है. अगर आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखोगे, थर्ड ऑप्शन देखोगे तो सेकंड ऑप्शन इज अबाउट फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड गेस्चर एंड मेकअप आर द कंबाइंड टू सिंबलाइज सर्टेन इपिक और हिस्टोरिक कैरेक्टर. दिस इज नॉट ट्रू. Movement of the body, face and hands are used to express oneself or to tell a story. ये भी नहीं है. A little smile, slightly curved waist and certain hand gesture, ये भी बराबर नहीं है. तो correct option is this only. One leg is bent and the body is slightly but oppositely curved at waist and neck. ये उसका correct explanation है त्रिभंग मुद्रा. Then go ahead. Consider the following Bhakti saints. हॉट टॉपिक भक्ति मोमेंट करंटली न्यूज. तो भक्ति मोमेंट करंटली न्यूज में चल रही है लाइक 2022 में. और ये जो क्वेश्चन है 2022 का तो नहीं है, 2013 का है. ऑलवेज यूपीएससी का डार्लिंग टॉपिक रहा है दिस भक्ति मोमेंट. दे कीप आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम भक्ति मोमेंट ऑलवेज. तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट दादू दयाल, गुरु नानक जी एंड त्यागराजा. हु अमंग द अबोव वाज वेयर प्रीचिंग व्हेन द लॉर्ड लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टूक ओवर. तो लोधी डायनेस्टी, Ibrahim Khan Lodi was the last ruler of this Lodi dynasty who was defeated by Babur in Panipat 1526. So this year is important. तो दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट 1526. अगर आपको ईयर पता है तो आप इंटरेस्टिंगली एलिमिनेशन टेक्निक या तो सीधे सीधे इनके कंटेम्पररी कौन पर्सन थे, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. दादू दयाल, नो, ही वाज बोर्न अराउंड 1544. तो 1544 ऑनवर्ड्स उनका लाइफ है. गुरु नानक जी, ही वाज कंटेम्पररी टू बाबर. देन त्यागराजा, ये तो अर्ली मॉडर्न पीरियड के पर्सन है. तो गुरु नानक जी was contemporary to बाबर. अब अगर ये यहां पे ऑप्शन आता है then correct option is second only. Go ahead. Some Buddhist rock cut caves are called as Chaitya while the others are called as Vihara. So question is about Chaitya and Vihar. Chaitya and Vihar, what is the difference between the two? चैत्य और विहार के बीच का डिफरेंस पूछा है. जनरली स्पीकिंग चैत्य बोले तो वर्शिपिंग हॉल होते हैं और जो विहाराज है दे आर लाइक ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मंक्स. कि ऐसा प्लेस है जहां पे जो मंक्स है वो आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लॉजिंग करेंगे. तो वो प्लेसेस को बोला जाता है विहारा. तो चैत्य एंड विहाराज. तो लेट्स सी, विहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप. विहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल द चैत्य इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मंक. दिस इज नॉट ट्रू. ये उल्टा बोला इन्होंने, तो ये बराबर नहीं है. चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप. चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मंक. दिस इज करेक्ट ऑप्शन. ये बराबर ऑप्शन है. और बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं. चैत्य इज द स्तूप एट फार एंड ऑफ द केव. एक्चुअली चैत्य इज द स्तूप ये बोलना थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज चैत्य बोले तो बेसिकली वर्शिपिंग हॉल है. जो फार एंड होता है केव का वहां पे मेडी होती है, ना कि वो चैत्य होता है. तो दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग. देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू. ऐसा तो नहीं है भाई साहब. अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन क्यों है. तो चैत्य इज द प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल विहार is the dwelling place of the monks. Second option is the correct option. Go ahead. Which of the following describe the base concept of nirvana? Highly debatable question. In Buddhism. तो बड़े बड़े यहाँ पे डिबेट हुए हैं और जो यूपीएससी के आंसर के अकॉर्डिंग आंसर है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर. आई होप आप सभी को पता होगा
कि बुद्धिज्म डिजायर, इच्छा, इसके ऊपर बड़ा फोकस रखता है। और जो हमारे गौतम बुद्ध बात करते हैं कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस मिलाना है या तो लाइफ में आपको कॉन्कर करना है जो दुख है, मिजरीज को, तो पहले आपको डिजायर को कॉन्कर करना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली आपके दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। तो ही एम्फसाइज्ड ऑन डिजायर्स ऑलवेज, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। देन सेकंड ऑप्शन, द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सेल्फ, एक्चुअली ये बात भी बराबर है, कंप्लीट एनालिसिस सेल्फ वहां पे होता है, इसलिए तो डिजायर कॉन्कर कर पाते हो। अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, अब ये भी हो सकता है। अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कंप्रेंशंस, ये भी बराबर ही ऑप्शन है। तो एक्चुअली मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछे हैं और अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ये लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, एंड दिस इज ट्रू एक्चुअली। जब से ज्यादा अगर एम्फसाइज कहीं पे किया जाता है बुद्धिज्म में तो डिजायर्स है, डिजायर्स के ऊपर ही फोकस रखा जाता है। देन let's go ahead, which of the following statement is are applicable to Jain doctrine? Question is about Jain doctrine. Jain doctrine, the surest way of annihilating karma is to practice penance. Tapacharya, dehadanda, penance, the surest way of annihilating karma is to practice penance. Every object, even the smallest particle, has a soul. Karma is the bane of soul and must be ended. Karma, it must be ended. So according to Jain doctrine, these three statements are correct. The surest way of annihilating karma is to practice penance. देहदंडा, तो देहदंड में लोग विश्वास करते हैं, एक्सट्रीम आइडियाज में लोग बिलीव करते हैं। Every object, even the smallest particle, has a soul. तो सोल, जीव की ये लोग बात करते हैं, जीव। तो जैन डॉक्ट्रिन इसके ऊपर एम्फसाइज करती है। कर्म इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ये भी इनका मानना है। दो कंसेप्ट होते हैं, संवर और निर्जर। ये जो संवर और निर्जर है, दे आर रिलेटेड टू दिस, द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड। तो अगर 1 2 3 तीनों भी अगर करेक्ट है तो आंसर शुड बी दिस वन, 1 2 and 3, 4 ओनली। ओके, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। With the reference to the history of philosophical thoughts in India, consider the following statement regarding Sankhya school. Sankhya, तो philosophical schools है, तो सांख्य स्कूल के बारे में क्वेश्चन है। 6 फिलोसॉफिकल स्कूल है, उसमें सांख्य के बारे में पूछा गया, लाइक मीमांसा, वेदांता, योगा, ये जो स्कूल्स है ना, न्याय, वैशेषिका, तो सांख्य के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि all these 6 school of philosophy believe in birth and rebirth of Atma. They believe in transmigration of soul. All these 6, okay? क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे फिलोसॉफिकल स्कूल आपको फॉलो क्यों करना है, क्योंकि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ तो ये डिफरेंट फिलोसॉफिकल स्कूल है। लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन, सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। दिस इज नॉट ट्रू। एक्चुअली ये जो सांख्य है, सांख्य जाने दो, जो रेस्ट ऑफ द हमारी 6 फिलोसॉफीज भी है, रेस्ट ऑफ द 5 रहेगी, तो ये फिलोसॉफी भी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करते हैं, रीबर्थ में इनका विश्वास है, तो ये ऑप्शन तो चला जाएगा। अगर आपको पता भी नहीं, एक बेसिक आइडिया भी है, तो यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। देन सेकंड ऑप्शन, सांख्य होल्ड्स दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू द लिबरेशन and not any exterior influence or agent. This is true, this is correct. अब अगर यही करेक्ट है तो ऑप्शन इसका ये आएगा, सेकंड ओनली। ओके, सांख्य होल्ड्स दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज, आत्मना, आत्मन की बात करते हैं, दैट लीड्स टू द लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। तो शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, इससे सेल्फ नॉलेज आपको आ सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। और अगर ये बात बराबर है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, देन ऑप्शन मस्ट बी 2 ओनली। गो अहेड। With reference to the history of Indian rock cut architecture, consider the following statement. Indian rock cut architecture means जो आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वहां पे आर्किटेक्चर का सेक्शन है, स्पेशली इन दैट दे आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट रॉक कट आर्किटेक्चर, दैट इज एंशियंट आर्किटेक्चर। फर्स्ट ऑप्शन, the caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. This Badami was the capital of Chalukyas. This Badami is the capital of Chalukya and developed in much later period. Before Badami, there was example of Karle, Ajanta,
then Kaneri, Kondane, Barabar caves, and so on. So many caves were there before Badami. तो ऑफ कोर्स अगर आपको इतना जनरल बात पता है, इतनी सिंपल बात पता है, तो यू कैन इजीली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन. द केव्स एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया. सेकंड ऑप्शन, द बराबर रॉक कट केव्स वेर ओरिजिनली मेड फॉर आजीवक. ओरिजिनली मेड फॉर आजीवक बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य. Just look at here. The Barabar rock cut caves were originally made for Ajivak by Emperor Chandragupta Maurya. This statement, the Barabar rock cut caves till Ajivak, this statement is correct. Okay, Ajivak को dedicate की गई है, but it was not made by Chandragupta Maurya. Actually, this Barabar cave was initiated by Samrat Ashok himself and completed by his grandson, that is दशरथ. तो दशरथ साहब इसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन स्टार्ट इसको करते हैं सम्राट अशोक. फिर अब इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत से लोगों के मन में सवाल यह आता है कि सर सम्राट अशोक वाज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, देन हाउ कम he committed or he built this Barabar rock cut art which is dedicated to Ajivak sect? Because basically his father Bindusar was follower of Ajivaka sect. तो his follower Bimbisar, okay, सॉरी बिंदुसार, तो ये आजीवक सेक्ट के फॉलोअर है. और जो ये बराबर रॉक कट आर्किटेक्चर है, ये स्टार्ट करते हैं हमारे सम्राट अशोक साहब. ये जो बराबर रॉक कट केव्स है, दे आर आल्सो नोन एज लोमस ऋषि केव्स. तो लोमस ऋषि केव से भी वो जाने जाते हैं. ओके, और सम्राट अशोक ने क्यों बनाए थे? बिकॉज उनके जो पिताजी है बिंदुसार, ही वॉज फॉलोअर ऑफ आजीवका सेक्ट. आजीवक सेक्ट इज अबाउट थ्योरी ऑफ प्री डिटर्मिनेशन. तो अगर ये दोनों भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन जो रहेगा थर्ड ऑप्शन में भी देखना बाकी है. सॉरी, द एलोरा केव्स वेर मेड फॉर डिफरेंट फेथ. दिस इज ट्रू, डिफरेंट फेथ है यहाँ पे. ऑल थ्री टुगेदर, दैट इज जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म. तो दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. Then answer must be 3 only. 3 only will be your answer. Let's go ahead. Consider the following historical places: अजंता, लेपाक्षी and सांची स्तूप. ये तीन historic place के बारे में बात कर रहे हैं. Which of the above places are also known for mural paintings? mural painting के बारे में पूछा है. अजंता, लेपाक्षी, सांची. You can easily eliminate one option, that is सांची, and you can include one option, that is Ajanta, because Ajanta is very famous for its mural worldwide. It is very famous. अगर आपको अजंता पे कॉन्फिडेंस है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर में जरूर रहेगा. यहां भी है वन, यहां भी है, यहां भी है. तो 1 2 3 तीनों भी ऑप्शन में लोगों ने दे रखा है. बट जो थर्ड ऑप्शन है सांची, वो नहीं रहेगा. तो यू कैन इलिमिनेट दिस ऑप्शन. यू कैन इलिमिनेट दिस ऑप्शन. अब अगर ये गया लेपाक्षी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, देन आपका थोड़ा रिस्क होगा वहां पे कि 1 के साथ जाना है या सेकंड के साथ जाना है. लेकिन आपने पढ़ के रखा है, तो आपको ये भी पता होगा जो लेपाक्षी टेम्पल है, वहां पे भी मुराल्स पाए जाते हैं. देन ऑप्शन विल बी सेकंड, 1 and 2 ओनली. अजंता इज आल्सो नोन फॉर इट्स मुराल एज वेल एज लेपाक्षी इज आल्सो फेमस फॉर मुराल पेंटिंग्स. ओके, then thank you very much. This is the discussion about 2013 UPSC prelims paper. In the next session we will discuss about 2014 paper. So thank you very much. This is Infinity IS and I am Ajinkya Rajput. Thank you.